हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडमी। मैंने कुछ दिन पहले 2 वीडियोस बनाई थी रिगार्डिंग इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पे जो साइंटिफिक असिस्टेंट की जो जॉब आई है, जो एसएससी ने अपने कैलेंडर में मेंशन कर दिया है कि 2022 में इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फॉर्म सबमिट करवा लिए जाएंगे और 2023 में स्टार्टिंग में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो काफ़ी क्यूरियोसिटी है स्टूडेंट्स को साइंटिफिक असिस्टेंट के जॉब को लेके। और जैसे कि मैंने बताया है, एसएससी के कैलेंडर में इस साल की सबसे बेहतरीन जॉब, असल में मेरी अगर पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस मानेंगे तो सबसे बेस्ट जॉब है मेरे लिए। अगर इस जॉब से बेहतरीन कोई जॉब नहीं है, क्योंकि जॉब ऐसा है कि आपकी सैलरी 60 से 65 हज़ार होगी। मैंने सैलरी पे वीडियो बना दी है, आप जाके देख लेना। और वर्कलोड इसमें बहुत ही मिनिमम होता है, बहुत ही मिनिमम होता है और काफ़ी रिलैक्सेसिंग जॉब है। आप काफ़ी टेंशन फ्री रहते हो इस जॉब में, ठीक है। जैसा कि नाम है साइंटिफिक असिस्टेंट, यहाँ पे साइंटिस्ट जैसा कुछ काम नहीं है। और क्या वर्कलोड है वो उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, हर टॉपिक पे मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना कि किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो। अब जो पिछले वीडियोस पे जो कमेंट आए हैं इसके नोटिफिकेशन को लेके कि क्या होने वाला है सिस्टम, एज लिमिट क्या होगा, सब्जेक्ट कौन से रख सकते हैं, ऑप्शनल जो एक पेपर बनाया गया है यहाँ पे, क्या पोस्ट होगा, डिग्री में मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, तो बहुत सारी क्वेरीज़ है। अब इन क्वेरीज के लेकिन अब ये जानना ज़रूरी भी है आपको। ऐसा नहीं है कि इस एग्ज़ाम के दौरान जो एसएससी के स्टूडेंट कर रहे हैं सालों से वो इजीली क्लियर कर पाएंगे। एग्ज़ाम का पैटर्न बहुत डिफ़िकल्ट है। एग्ज़ाम में क्वालिफ़िकेशन जो चाहिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो भी जर्नल नहीं है कि सब इस एग्ज़ाम को भर सके। इसलिए बहुत पहले से चीज़ें क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आज से आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तभी जाके आप अपना रिज़ल्ट देख सकते हो रिज़ल्ट की लिस्ट में। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन आएगा आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करोगे फिर तैयारी करोगे। तो पैटर्न थोड़ा यहाँ पे अलग है, डिफरेंट है यहाँ पे, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सारे ही जो भी डाउट्स हैं मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दूँगा। आप सारे ही डाउट्स अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सारे ही कमेंट्स पे रिप्लाई करूँगा, या अगर चीज़ें ज़्यादा हो गई तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो भी लेके आऊँगा। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ चीज़ें, जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, एज लिमिट कितना होगा, मेन सबसे इम्पॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन, कौन एलिजिबल है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अब डिटेल में देखने के लिए मेरे पास यहाँ पे है 2017 का नोटिफिकेशन। अब 2017 है, अभी 2022 चल रहा है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल गई हैं। लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था 2017 में, उसके बाद 2020 में गवर्नमेंट जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना एक ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल निकाला था फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी। अब जो आईएमडी है उसने हर एक पोस्ट के लिए, चाहे वो एमटीएस हो चाहे मेट्रोलॉजिस्ट हो, हर एक पोस्ट के लिए ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल निकाला था कि हम एग्जामिनेशन कैसे लेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा और क्या क्वालिफिकेशन लेंगे, उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया गया है। तो अभी जो 2022 में जो फॉर्म आएंगे वो आपके 2020 के ड्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे चीज़ें दी होंगी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो पहले मैं आपके साथ ये जो ड्राफ्ट रूल है इसी को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी स्टूडेंट है जिनकी भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये है ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक असिस्टेंट इन आईएमडी, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं। अब इसके आगे जब पढ़ोगे यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि नंबर ऑफ़ पोस्ट क्या होंगी, पे लेवल, पे मैट्रिक्स क्या होगा, वो हर एक चीज़ हम आगे नोटिफिकेशन में देखेंगे। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, पोस्ट का नाम इन्होंने रखा है साइंटिफिक असिस्टेंट। नंबर ऑफ पोस्ट इन्होंने अलग अलग तरीके से यहाँ पर 1972 कर दी है, लेकिन अभी जो डिपार्टमेंटल न्यूज़ मेरे पास है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 240 से लेके 300 के बीच में यहाँ पे सीट्स देखने को मिलेंगी एग्ज़ाम के लिए। तो 240 से 300 सीट के लिए यहाँ पे वैकेंसी इंट्रोड्यूस की जाएगी और फॉर्म लिए जाएंगे। अगला जो क्वालिफिकेशन देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखिए, तो ग्रुप बी की जॉब है, नॉन गैजेटेड है। ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में बता दी हैं, काफ़ी अच्छे से मैंने उसमें ऐड की हैं चीज़ों को, तो वो ज़रूर देख लेना, डाउट आपके वहीं से क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका एज लिमिट। तो पहले हम एज लिमिट देखते हैं। तो 2020 के ड्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे कहा गया है कि जो कैंडिडेट है उनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है।
तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यही आपको नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 2017 में भी 30 ईयर ही था मैक्सिमम एज लिमिट, और यहाँ पे 2022 में फॉर्म आएगा उसमें भी 30 ही मिलेगा, क्योंकि इन्होंने एग्ज़ाम से पहले ही ड्राफ्ट रूल में मेंशन कर दिया है कि हम 30 तक के स्टूडेंट ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज लिमिट का यहाँ पे कंसेप्ट खत्म। ठीक है, इसके बाद देखते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में। तो अगर आप नोटिफिकेशन देखोगे, ठीक है, नोटिफिकेशन अगर आप देखोगे तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी अलग थी 2017 में। फिर 2020 में उन्होंने ड्राफ्ट रूल निकाल के अपना जो क्वालिफिकेशन डिमांड है उसको थोड़ा और ब्रॉड कर दिया है, अच्छे से बताया है यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पहला उन्होंने बोला है कि अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, पहले 2017 और उससे पहले डिप्लोमा वाले एलिजिबल थे। ठीक है, तो डिप्लोमा वाले को उन्होंने पूरी तरीके से हटा दिया है। अब जिन्होंने डिप्लोमा किया है CS में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो एलिजिबल नहीं है, तो आप वीडियो को अभी से ही स्किप कर दो। नेक्स्ट देखते हैं, पहला जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन साइंस डिसिप्लिन। अगर आपने BSc किया है, बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, अजीब से मैसेज है कि मैंने मैथ से किया है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, केमिस्ट्री से किया है तो क्या एलिजिबल हूँ। आप चाहे BSc मैथ करो, केमिस्ट्री करो या फिजिक्स करो, अगर आप BSc मैथ भी करते हो तो आप फिजिक्स तो एक सब्जेक्ट रखते ही हो ना साथ में। अगर आपने नहीं रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने मैथ से किया है बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, ग्रेजुएशन, आपने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने फिजिक्स से किया तो आप एलिजिबल हो ही। अगर आपने अदर किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है और फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट पेपर था तो आप एलिजिबल हो। ये हो गया बैचलर्स की, मतलब कि ग्रेजुएशन वालों की बात। अब आते हैं बीटेक वालों की बात। तो बीटेक वालों में देखो, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो अगर आपने CSC से बीटेक किया है या आपने कोई भी बैचलर्स डिग्री की है जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन से किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बैचलर्स किया है, ठीक है, ग्रेजुएशन की है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से ESC से किया है, या इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये आपका स्ट्रीम था ग्रेजुएशन में बीटेक में, या इंस्ट्रूमेंटेशन था, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने ग्रेजुएशन किया है या बीटेक किया है। ठीक, कई बार लोग BE कर लेते हैं, तो अगर आपने BE भी किया है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है, और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है अगर आपने ग्रेजुएशन तो भी एलिजिबल हो। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से किया है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो भी आप एलिजिबल हो। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई भी कोर्स किया हुआ है ग्रेजुएशन के दौरान, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, याद रखना, लेकिन कंडीशन वही है। और कंडीशन नहीं भी होती है, देखिए अगर आपने कोई भी किया होगा ना तो आपने फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में फिजिक्स ज़रूर पढ़ा होगा। इंजीनियरिंग में भी हायर फिजिक्स, हायर मैथमेटिक्स, हायर केमिस्ट्री होता ही है। तो अगर आपके 4 साल के कॉलेज के टाइम में भी कभी भी आपने फिजिक्स पढ़ी है सब्जेक्ट के तौर पे, तो आप एलिजिबल हो। तो ये डॉट निकाल देना कि अगर आपने CSE से ग्रेजुएशन बीटेक किया है, IT से बीटेक किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया है, तो आप नहीं एलिजिबल नहीं हो। आप एलिजिबल हो अगर फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट था। ठीक है, तो CSE में होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, बाकी आप यहाँ पे अपने सब्जेक्ट खुद देख लो। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा है कि द क्वालिफाइंग डिग्री रेफर्ड, जो और जब आप ग्रेजुएशन की जो डिग्री है उसमें आपके कम से कम 60% मार्क्स आने चाहिए। अगर CGPA की बात करें तो 6.75 CGPA मार्क्स होने चाहिए, तभी जाके आप एलिजिबल हो। तो एक ये क्राइटेरिया है। इसके बाद एक और चीज़ बड़ी अच्छी मेंशन की है जो यहाँ पे ड्राफ्ट रूल में दिखता है, वो नोटिफिकेशन में नहीं था, तो इस साल के नोटिफिकेशन में हो भी सकता है। यहाँ पे लिख रहा है कि +2 में भी जो इंटरमीडिएट का आपने एग्ज़ाम दिया था ना, अब ये नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, जिन्होंने +2 में साइंस से +2 किया होता है वही एक्सेप्शन है, लेकिन जिन्होंने +2 में साइंस रखा होता है वही ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ साइंस करते हैं, BSc करते हैं, या जिन्होंने +2 में साइंस रखा होता है वही इंजीनियरिंग करते हैं। तो +2 में साइंस और फिजिक्स तो आपका एक सब्जेक्ट होगा ही। लेकिन एक केस यहाँ पे आ जाता है कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वोकेशनल पेपर रख लेते हैं, मतलब कि +2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं रखते हैं, अलग अलग चीज़ रख लेते हैं, वो कंप्यूटर IT रख लेते हैं +2 में ही। तो वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हो अगर आपने बाद में बीटेक किया हो तो, क्योंकि यहाँ पे इंटर में भी
2 में भी फिजिक्स चाहिए और ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स चाहिए एक सब्जेक्ट, ठीक है। अभी तक के ड्राफ्ट रूल के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जो है वो अपने हिसाब से भी कुछ रिलैक्सेशन देना चाहे तो दे सकती है और रिलैक्सेशन देती भी है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग देखें तो देखो यहाँ पे जो भी मेजर डॉट थे ना वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि 30 ईयर से ज़्यादा वाले स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है ही नहीं। तो जिनकी उम्र 30 साल से ज़्यादा है और वीडियो देख रहे हो तो आप स्किप कर दोगे, ठीक है। लेकिन जैसा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, ठीक है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। तो आपको जर्नल में अगर 30 है तो आप वीडियो को स्किप करके छोड़ दो इस एग्ज़ाम की तैयारी। अगर आप अदर किसी कैटेगरी में आते हो, ओबीसी में, एससी एसटी, अदर किसी भी कैटेगरी में, आपको आगे दिखाऊंगा कितना साल का कितना रिजर्वेशन मिलता है, तो आप एलिजिबल हो, ऑब्वियस है। हमने क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छे से डिटेल डिस्कस कर लिया। और एक चीज़ यहाँ पे मेंशन है, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब की बात है कि आपका 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड होगा। तो ये कुछ खास नहीं है, पहले जॉब तो ले लो फिर ट्रेनिंग देखना। अब हम देखते हैं आईएमडी का नोटिफिकेशन 2017 वाला। तो यहाँ पे सब चीज़ें मैंने बता दिया है, वीडियो में देख लेना आप, टोटल वैकेंसी। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पे ये जो जॉब है ना ये ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी है, ऑल इंडिया। अब जो इसमें जो कैडर सिस्टम है ना, मतलब कि अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप अपने हिसाब से अपना स्टेट, अपना कुछ भी चूज़ कर सकते हो जहाँ आपके नज़दीक हो, अगर आपकी रैंक अच्छी है। अदरवाइज़ आपको पूरे इंडिया में कहीं भी भेजा सकता है, अंडमान निकोबार कहीं भी, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं एज रिलैक्सेशन। अगर आप SC ST हो तो 5 ईयर, OBC हो तो 3 ईयर, PH हो तो 10 ईयर, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा हाँ, मिनिमम क्वालिफिकेशन में देखिए, यहाँ पे देखिए फिजिक्स वाली बात यहाँ पे भी लिखी हुई है 2017 में भी कि 10th इंटरमीडिएट में भी फिजिक्स होना चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे लास्ट एग्ज़ाम में भी मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में कि 10+2 में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। देखिए यहाँ पे उस टाइम मैथमेटिक्स भी था, तो इस बार मैथमेटिक्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2020 का इनका जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसमें मैथ को हटा दिया है। और यहाँ पे जो मेंशन है डिप्लोमा देख सकते हो, तो ये डिप्लोमा भी अब हट गया है, डिप्लोमा वाले इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी सेम चीज़ें, सब चीज़ें सेम ही है। और देखिए मोड ऑफ पेपर, एग्जामिनेशन सेंटर भी आप अच्छे से चूज़ करना जब फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे हर जगह नहीं है। नेक्स्ट है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है वीडियो में, जो पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें। और सारे ही पेपर को हम कैसे क्लियर करेंगे, किस बुक रिसोर्स के साथ, किस टेक्निक के साथ, क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो सारी मैं लेके आऊँगा। और पार्ट 2 सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन में बुक कौन सी रेफर करें, क्वेश्चन का लेवल जो है वो किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन है, क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे, ज़्यादा कैसे आएंगे, हर एक चीज़, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आऊँगा। तो आप चैनल को बस सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इस जॉब्स के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। अदर और कुछ चीज़ यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में जानने लायक नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बस लिख देना और मैं सारे ही कमेंट के रिप्लाई यहाँ पे ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।